वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए जनरल साइंस के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस यूपीपीसीएस के अतिरिक्त सभी प्रकार के वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी बेहतर, अगर आपको पेड कोर्स से जुड़ना है या फिर कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड्स दिए गए जिनको स्कैन करके आप और बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया है, आलू पादपों की विकसित जड़ें हैं। फिर दिया है मिर्च पादपों की विकसित पत्तियां और गाजर पादपों के विकसित तने हैं। जब आपने तीनों स्टेटमेंट पढ़ा तो पहले ही क्लियर हो जाएगा कि जो दूसरा स्टेटमेंट है ये तो 100% गलत है, क्योंकि मिर्च पत्ती नहीं होती है। इसके बाद देखिएगा, आलू जो है आलू तना होता है, आलू जड़ नहीं आलू तना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जो गाजर है गाजर जड़ होता है, गाजर तना नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब देखिए, आलू भी मृदा के अंदर मतलब मिट्टी के नीचे पाया जाता है और गाजर भी मिट्टी के नीचे पाया जाता है। तो आलू और गाजर में क्या ऐसा फर्क है कि आलू तने की श्रेणी में रखा गया और गाजर जड़ की श्रेणी में रखा गया? तो इसका एक सामान्य सा वर्गीकरण आप ये याद रखिएगा, मृदा के नीचे पाए जाने वाले कोई भी फल या सब्जियां जिसमें आंखें निकलती हैं, जैसे आलू में आपने देखा होगा आंखें निकलती हैं, तो जिसमें भी आंखें निकलेंगी वो सब तने की कैटेगरी में जाएगा, तने की श्रेणी में रखा जाएगा। और जिसमें आंखें नहीं निकलेंगी उन्हें जड़ की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर आप इस वर्गीकरण को याद रखते हो तो काफी हद तक क्वेश्चन यहां से आपका आसान बन जाएगा। तो देखिए, आलू में आंखें निकलती है तो इस वजह से आलू को तना माना गया है। और जो गाजर है, गाजर में आंखें नहीं निकलती, गाजर के अतिरिक्त मूली भी आप देख सकते हो, उसमें भी आंखें नहीं निकलती। अब देखिए, आलू तना है, आलू के बाद आप देखिए अदरक को देख लीजिएगा, उसमें भी आंखें निकलती, तो भी तने की श्रेणी में रखा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर पोषक तत्व है और ये समृद्ध स्रोत है, मतलब ये कौन सा पोषक तत्व किस स्रोत से प्राप्त होता है। अगर आयरन की बात करेंगे तो आप सबको पता होगा आयरन का प्रमुख स्रोत है पालक, तो ये पहला मैच करेगा डी से। इसके बाद जो कैल्शियम है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध, तो जो दूसरा मैच करेगा ए से मैच करेगा। देखिए, आयोडीन, आयोडीन का जो प्रमुख स्रोत है यह है समुद्री खाद्य। और इसके बाद एक बचा प्रोटीन, प्रोटीन मांस और मछलियों में पाया जाता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी। देखिए, अब आपने सबको मैच कर दिया। अब मैच करने के बाद देखिए यहाँ पहले से डी मैच हो रहा है, तो पहले से डी सिर्फ एक विकल्प में मिल रहा है, विकल्प बी में। तो आप चाहते तो यहाँ पे सबको ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप क्या करते, सिर्फ एक को मैच करते। पहले के साथ डी मैच कर रहे हैं, सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा था जिसमें पहले के साथ डी मैच किया था, आप यहाँ से उत्तर इसका बना सकते थे। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक फाइबर तंतु या तंतु नहीं है। अब इसमें यह बताना है कौन कौन ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक नहीं है। तो देखिए, रेशम ये एक प्राकृतिक फाइबर होता है, कपास भी प्राकृतिक है, जूट या पटसन भी प्राकृतिक होता है, ऊन भी प्राकृतिक है। तो इसमें जो पॉलीएस्टर है ये प्राकृतिक नहीं होता है, तो यहाँ पर पॉलीएस्टर मतलब जो दूसरा है। अच्छा, यहाँ पे पूछा प्राकृतिक है, तो देखिए पॉलीएस्टर को छोड़ दिया जाएगा, पॉलीएस्टर को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद 1, 3, 4 और 5 ये सब प्राकृतिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक, यहां पर माफ कीजिएगा, पूछा गया था कि प्राकृतिक है और गलती से मैंने नहीं बोल दिया था। जो प्राकृतिक है की श्रेणी में आएगा, ये पॉलीएस्टर को छोड़कर अन्य सभी क्या होंगे, सभी प्राकृतिक होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही होगा। देखिए, कपास एक रबी की फसल है। इसके बाद और भी आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे दिया गुजरात और महाराष्ट्र भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। फिर आगे दिया भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे कपास, कपास रबी की फसल नहीं है ना। इसके बाद जो गुजरात और महाराष्ट्र भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है, ये बात सही है, तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद यहां पर दिया है कि भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत नहीं है, सबसे बड़ा कपास का उत्पादक चीन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, तो इसमें सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, अब कपास की बात करेंगे तो कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत और भारत के बाद नंबर आता है अमेरिका का, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यहाँ पर क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न संख्या 5,
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब आपको ये बताना है कौन सा इसमें सही बनेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया। पहला दिया जूट का पौधा सामान्य रूप से तब काटा जाता है जब वो पुष्पन अवस्था में होता है, मतलब उसमें फूल लग रहे होते हैं, पुष्पन अवस्था में होते हैं। भारत में जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उत्पादित किया जाता है। तो यहां पर देखिए ये भी बात सही है कि जूट जो होता है इसको तभी काटा जाता है जब ये पुष्पन अवस्था में होता है। दूसरा, भारत में जो पश्चिम बंगाल, बिहार और उस असम है ये जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मतलब ये प्रमुख राज्य है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो दोनों यहां पर सही हो जाएगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया, असत्य कथनों का चयन कीजिए। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। जड़ी बूटी वे पौधे होते हैं जिनमें केवल औषधीय गुण होते हैं। फिर अगला दिया है, पेड़ ईंधन, भोजन और कागज के स्रोत है। तो निसंदेह जो दूसरा विकल्प है ये तो सही है। जो भी जितने भी पेड़ होते हैं, जो भी वनस्पति हैं, इनमें देखिए ईंधन, भोजन, कागज ये सब मिलेंगे, मतलब पेड़ में अवश्य मिलेगा, तो ये विकल्प तो जरूर सही है। अब इसके बाद बात करेंगे जड़ी बूटी के संदर्भ में कि जड़ी बूटी सिर्फ वही पौधे होते हैं जिनमें औषधि गुण है। तो भाई ऐसा नहीं है। देखिए जड़ी बूटी मतलब अगर बात करेंगे हर्ब्स, तो हर्ब्स जो होता है ना, हर्ब्स की बात करेंगे तो जितने भी छोटे पौधे होते हैं उनको हर्ब्स या जड़ी बूटी कहा जाता है। ठीक, अब उसमें औषधि गुण होगा या नहीं होगा ये निश्चित नहीं होता, लेकिन जो छोटे पौधे वही आपके जड़ी बूटी माने जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दूसरा इसमें ये 100% सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया, इनमें से कौन रेशेदार जड़ों और पार्श्व जड़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है? तो देखिए मुख्य जड़ को टैप रूट कहा जाता है और छोटी जड़ों को पार्श्विक लेटरल रूट कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जबकि कुछ पौधों में सभी जड़ें समान लगती है जिन्हें रेशेदार जड़ कहा जाता है। तो ये 7 का अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पूरी तरीके से सही डेफिनेशन दिख रहा है कि जो मुख्य जड़ है उसको टैप रूट कहते हैं, है ना। इसके बाद देखिए जो छोटी जड़ है उसको पार्श्विक लेटरल रूट कहते हैं, ये भी सही है। जबकि कुछ मतलब पौधे ऐसे होते हैं जिसमें सभी जड़ें समान लगती है तो उन्हें रेशेदार जड़ कहा जाता है, ये बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। जब ये सही हो गया तो फिर आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप देख सकते हैं, आप पढ़ करके चेक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, इसमें क्या दिया, कंकाल तंत्र के संबंध में सही कथनों को पहचाने। अब आपको यह बताना है कि कंकाल तंत्र के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। देखिए हड्डियां और उपास्थि मानव शरीर के कंकाल का निर्माण करते हैं। ठीक, अस्थि और उपास्थि दोनों मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करते हैं। बोन एंड कार्टिलेज ये सही है। यह शरीर को फ्रेम और आकार देती है और शारीरिक गतिविधि में मदद करती है, ये भी बिल्कुल सत्य तथ्य है, क्योंकि जो कंकाल तंत्र ही हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है और जितनी भी गतिविधि है सब में सहायता करता है। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, सही बात है, आंतरिक अंग जो है उसकी सुरक्षा करता है। जैसे देखिएगा जो मस्तिष्क है ये खोपड़ी के अंदर सुरक्षित होता है, इसी तरीके से जो हृदय है, हृदय और जो फेफड़ा है वो आपका पसलियों के मध्य सुरक्षित रहता है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो तीनों सही है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, इसका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया है, सही जोड़ी को पहचाने। अब सही जोड़ी को पहचानना है अचल संधि। देखिए यहां पर हड्डियों की संधि के बारे में बात किया जा रहा है। अचल संधि वहां पर होता है जहां पे अंग हिलने डुलने की स्थिति में नहीं होते। तो क्या गर्दन हिलता डुलता नहीं है? हिलता डुलता है भाई, तो ये अचल संधि नहीं हो सकता, है ना। खूटी संधि जो ऊपरी जबड़ा है, ऊपर के जबड़े में खूटी संधि नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंज संधि, कोहनी में हिंज संधि होता है। तो 9 का विकल्प बी सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10, हमारे शरीर में मांसपेशियों की कार्य प्रणाली के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। अब मांसपेशियों की कार्य प्रणाली के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। स्नायु जोड़े में काम करते हैं। देखिए जो स्नायु होते हैं, है ना, मतलब जो मसल्स होते हैं ये पैर में होते हैं, तो ये सही बात है, इस जोड़े में काम करते हैं। दूसरा है एक मांसपेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। देखिए मांसपेशियां सिर्फ खींचने का काम करता है, ये धक्का देने का काम नहीं करते, पुश नहीं कर सकता, सिर्फ चीजों को पुल करता है, तो ये भी सही है ना। आगे दिए एक हड्डी को हिलाने के लिए 2 मांसपेशियां एक साथ काम करती है। देखिए एक हड्डी को अगर मूव कराना है तो इसमें 2 मांसपेशियों का एक साथ काम करना आवश्यक होता है। विकल्प तीसरा भी यहाँ पे मतलब ये सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर बनेगा 1, 2 और 3, विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित में कौन पक्षियों को उड़ने में मदद करता है? देखिए पक्षियों को उड़ने में कौन मदद करेगा? अब इसमें दिया हल्की मांसपेशियां। अब देखिए उनके मांसपेशियों से उनके उड़ने का कोई लेना देना है नहीं, लेना देना है, तो ये गलत हो जाएगा। मजबूत हड्डियां, ये भी गलत हो जाएगा। उनके उड़ने में उनके पंख सहायता करते हैं, तो यहाँ पर दोनों मतलब गलत हो जाएंगे। उड़ने में कौन सहायता करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई सहायता नहीं करता, क्योंकि जो पक्षी हैं वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। जो पंख है पंख के सहारे उड़ते हैं, न कि हड्डियों और मांसपेशियों के सहारे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया जा रहा है, देखिए
उपास्थि की तुलना में हड्डियां मजबूत होती है। देखिए ये बोला जा रहा है कि जो बोन्स हैं ये ज्यादा मजबूत होते हैं कार्टिलेज की तुलना में। ये बिल्कुल सत्य कथन है क्योंकि ये ज्यादा मजबूत होते हैं। देखिए दूसरा है हमारी हथेली में एक ही हड्डी होती है। अब हथेली की बात की जा रही है, हथेली में बोल रहा है कि एक हड्डी होती है, तो ऐसा नहीं है, हथेली में बहुत मतलब हड्डियों की संख्या अधिक होती है, एक से अधिक होती है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें कौन सही है, देखिए कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है, तो कथन एक सही होगा, 12 का ए सही उत्तर बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, प्रश्न संख्या 13, गलत जोड़े का पता लगाएं। अब कौन सा जोड़ा ऐसा जो गलत है, इसको आपको देखना। देखिए खोपड़ी, खोपड़ी मतलब जो हड्डी की संरचना, ये दिमाग की सुरक्षा करता है, सही बात है, खोपड़ी दिमाग की सुरक्षा करे। पसलियां दिल की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। देखिए आगे बोला जा रहा है कशेरुक दंड, ये मेरुरज्जु या मेरुदंड की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधे दिन के समय अपना भोजन बनाते हैं, जबकि उनमें श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। देखिए भोजन वो सिर्फ दिन में बनाएंगे, क्योंकि जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो अपना भोजन कब बनाएंगे, भोजन बनाएंगे दिन के समय में, और जो श्वसन होता है, सांस लेने की स्थिति है, वो दिन और रात दोनों समय होता है। तो यहाँ पर ये सही है। फिर आगे दिए पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में उत्सर्जित ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। देखिए ये बोला जा रहा है कि पौधे जितना ऑक्सीजन उत्पन्न करेंगे और जितना ग्रहण करेंगे, तो उत्पन्न ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा होता है तभी पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये भी सही है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में यदि है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिछाया निर्माण का सही व्याख्या करता है। प्रतिछाया मतलब शैडो, परछाई, है ना। परछाई बनने के लिए क्या परिस्थिति होनी चाहिए, जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। कोई अपारदर्शी वस्तु, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक टॉर्च है, ठीक, या कोई भी प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत से क्या हो रहा है, यहां से ऐसे लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है। अब इस लाइट के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ गया, देखिए अपारदर्शी वस्तु आ गया, तो इधर इसकी परछाई दिखाई देगी, शैडो दिखाई देगी। तो ये सही तथ्य है, मतलब जब अपारदर्शी वस्तु आएगा तभी आपको परछाई मिलेगी। छाया तब बनती है जब पारभासी वस्तुएं प्रकाश को आंशिक रूप से उनके बीच से गुजरने देती है। देखिए जब प्रकाश यहां से क्रॉस कर जाएगा तब परछाई कहां से बनेगी, पारभासी में नहीं बनेगा। तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, देखिए इसका ए सही बनेगा, ठीक। अब ए और दो दोनों सही हो सकते, नहीं हो सकता, इसमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर इसका सही उत्तर सिर्फ ए है, 15 का ए सही बनेगा। आगे आते प्रश्न संख्या 16 पर। 16 में क्या दिया, निम्न में से किस प्रक्रिया से जलवाष्प वायुमंडल में संकलित होता है। मतलब जलवाष्प वायुमंडल में कैसे संकलित होता है, देखिए वाष्पीकरण, जल का वाष्प मतलब बनकर उड़ना, ये वाष्पीकरण है। अब देखिए वायुमंडल में संकलित होगा। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन यहां पर भी जल वाष्प बन के उड़ता है, लेकिन ये रंध्र की सहायता से पौधों में होता है। पौधों में जो रंध्र होता है, स्टोमेटा, है ना, रंध्र जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेट यहाँ पे रुकिए, ये थोड़ा सा इसको और सही से लिखते हैं। जो रंध्र होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा की सहायता से जो वाष्प का, जल का वाष्प के रूप में उड़ना होता है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए ये दो प्रक्रिया ऐसा जिससे जल वाष्प के रूप में उड़ रहा है। संघनन, संघनन में नहीं उड़ता है ना, वर्षण में भी नहीं उड़ता है। तो यहाँ पे विकल्प पहला और मतलब ये पहला और दूसरा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। पानी का वाष्पीकरण निम्न में से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पानी का वाष्पीकरण हो सकता है, तो पानी का वाष्पीकरण किसके द्वारा होगा, देखिए यहाँ पर झीलों के द्वारा होगा, महासागरों से भी वाष्पीकरण होगा, नदियों से भी होगा, अगर मिट्टी में जल होगा तो वहां से भी वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण का मतलब जल का वाष्प का बन करके उड़ना। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन वृक्षाक्षरण या वनस्पति के क्षरण का परिणाम हो सकता है। देखिए क्षेत्र में भूजल के स्तर में कमी, ठीक, अगर भूजल के स्तर में कमी होगी तो वृक्षाक्षरण होगा, है ना। आगे मृदा का क्षरण, ये भी सही है। मृदा संरक्षण, देखिए यहाँ पे संरक्षण का मतलब मिट्टी को आप बचा रहे हैं, है ना, तो मिट्टी बचाएंगे तो भाई ये नहीं होगा, वनस्पति का क्षरण नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। बाकी 1 और 2 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, विकल्प बी यहाँ का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19 में दिया है कि जल चक्र के दौरान निम्नलिखित के गठन के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करें पहले से अंतिम। देखिए जल चक्र की बात कर रहे हैं, तो जल चक्र की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपके पास जल होगा, मतलब पानी होगा, है ना। फिर पानी क्या बनेगा, पानी बनेगा जलवाष्प, ये जलवाष्प बनेगा, ठीक। अब जलवाष्प कहां पर पहुंचेगा, देखिए जलवाष्प पहुंचेगा बादल में, है ना, बादल में। अब बादल से फिर क्या होगा, फिर यहां से ओला या बर्फ ये निर्मित होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही क्रम है आपको मिल गया, सबसे पहले पानी, फिर जलवाष्प,
फिर बादल और फिर ओला या बर्फ। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले 2 आएगा, 2 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 21 43। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी पर खपत होने वाले पेयजल की मात्रा सीमित है, इसलिए इसे सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए पृथ्वी पर जो जल खर्च किया जा रहा है इसकी मात्रा लिमिटेड है, ये कुछ समय में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए पानी का उपयोग हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है। आगे हमारी पृथ्वी 70% पानी में बसी, तो हमारी पृथ्वी पर 70% जल है, ये भी तथ्य सही है। लगभग 2/3 हिस्सा कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों सही है, तो यहां पर दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो आज की क्लास की कुछ प्रश्न रहे, इस प्रकार की क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेगी। बस इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब नंबर आपको दिए गए। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या चीजों को और सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ पर आपको QR कोड दिए गए है ना, आप इन QR कोड को स्कैन कीजिए और जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।